का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते विपुल। नमस्कार। और पवन जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें और उससे पहले आपको जरा फटाफट ये बता देते हैं कि मनी सेंट्रल में आज किन महत्वपूर्ण विषयों पर, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, नजर डालते हैं सबसे पहले ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले बात करेंगे ई कॉमर्स कंपनियों पर अब बढ़ेगी निगरानी। क्यों है ऐसी नौबत आई, इस पर करेंगे डिटेल में बातचीत। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कहाँ प्रतिबंध। जी हाँ, एक ऐसा भी देश है जहां पर अब 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके क्या मायने हैं, ये भी आज की चर्चा का विषय रहेगा। इसके अलावा यूएस फेड ने ब्याज दरें घटाने का क्या तर्क दिया, इस पर भी हम करेंगे बातचीत। और साथ ही साथ क्या दिसंबर में भारत के अंदर आरबीआई भी रेट कट कर सकता है, इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। किस मौके का फायदा उठाने से चूका है भारत। जी हाँ, और किसने कही है ये बात और कौन सा है ये मामला, इस पर भी डिटेल में बातचीत होगी। क्या जेट एयरवेज अब इतिहास बन गई। जेट एयरवेज लगातार हमारी कवरेज का हिस्सा रही है और पूरा एविएशन सेक्टर रहा है। जेट एयरवेज को लेकर के क्या कुछ अपडेट है आज की, इस पर बताएंगे आपको डिटेल में। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था से क्या मिल रहे हैं संकेत, ये भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एफएसएसआई से जुड़ी खबर के साथ। फूड रेगुलेटर एफएसएसआई ने राज्य सरकारों से कहा है कि खाद्य कारोबार से जुड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के गोदामों पर निगरानी बढ़ाई जाए और ये पता किया जाए कि ई कॉमर्स कंपनियां खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन कर भी रही हैं या फिर नहीं। एफएसएसआई ने राज्यों को ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि कंपनियों की तरफ से ग्राहकों को बेची जा रही खाद्य सामग्री पूरी तरह से सुरक्षित हो। सर, ये किस तरह की निगरानी की जाएगी और गोदामों में जाकर के कैसे चेक करेंगे कि मतलब कौन सा सामान कितना पुराना है, क्या किस तरीके से निगरानी की जाएगी। जी धन्यवाद विपुल। अभी किस तरह की निगरानी करेंगे ये बता देंगे। जब निगरानी करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसे निगरानी करते हैं ये। बहरहाल खबर पे हम लोग सबसे पहले आते हैं। जैसे ये कहते हैं कि एफएसआई ने कहा है कि सबसे कि जो विजिलेंस है, इनके जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे निगरानी बढ़ाई है, खासकर जो फूड के आइटम्स हैं उसकी तरफ से, जिसमें ई कॉमर्स भी शामिल है, जिसमें क्विक कॉमर्स भी शामिल है। देखिए हुआ क्या है कि इधर ये बात इन्होंने क्यों कही है, ये बात इन्होंने कही एक कॉन्फ्रेंस में जब ये फूड कमिश्नर से बात कर रहे थे उसमें कही है। सबको पता है कि जो करीब 3-4 महीने से कुछ ऐसी शिकायतें आई जिसमें एफएसएसआई ने को लगा कि कहीं कहीं शायद इस मामले का और शायद इससे जुड़े रेगुलेशंस का उल्लंघन हुआ है, लिहाजा इस पर विजिलेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन पिछले 10-15 साल में अगर आप देखेंगे एफएसएसआई का सबसे बड़ा एक काम, जो मैगी वाला एपिसोड आपको याद है विपुल, बिल्कुल, वो एफएसएसआई का बड़ा एक सही समय पे निगरानी करने के जैसा था। तो उसका कितना प्रभाव पड़ा नेस्ले पे और पूरे एफएमसीजी के बाज़ार पे वो देखा आपने। इसमें जब ये अभी निगरानी बढ़ाने की बात करते हैं तो मुझे समझ में ये आता है कि निगरानी बढ़ाने के नाम पे कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है कि एक मिनी लाइसेंस राज की तरफ आप चले जाइए। एफएसएसआई कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बड़ी अपनी क्लीन इमेज के लिए, अपनी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब आप ये कैसे करेंगे, मानदंड क्या होंगे, आप रैंडम चेक करेंगे, उड़न दस्ते की तरह काम करेंगे, और फिर उसके बाद उसमें क्या सप्लाई चेन कैसे इम्पैक्ट होगा। इनके पास इतना वेयर विथॉल भी नहीं है कि चेक कर सकें। मैं आपको बता देता हूँ। आप जाइए एफएसआई के ऑफिस में। ये एफएसआई किस किस्म का दफ्तर है, पहले आप उस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे जांच होगी। मैं ये आपके विवेक पे छोड़ूंगा। आप इनके दफ्तर में जाइए, किसी ऑफिसर से मिल नहीं सकते। आप इनको मेल करके देखिए कि उसका जवाब नहीं आएगा। आप इनको टेलीफोन पे जानने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, टेलीफोन पे ये लोग नहीं मिलेंगे आपको। आपने किसी लाइसेंस के अप्लाई कर, आप फर्ज करिए आपको कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, फूड आइटम एक्सपोर्ट करते हैं, आपको एफएसएसआई का परमिशन चाहिए होता है। आप एफएसआई में अप्लाई करिए,
और फिर उसके बाद जितने चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये एक यही डिपार्टमेंट है विपुल, जो मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने चक्कर लगाए हैं एज ए जर्नलिस्ट भी, इवन अदरवाइज भी। तो कि क्या लाइसेंस राज अगर है सबसे ज़्यादा, तो वो इसी डिपार्टमेंट में है, वो इसी डिपार्टमेंट में है। आपको मतलब मैं ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ इस देश का वन ऑफ द मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस FSSAI। आप इस पे सर्वे करा सकते हैं, आप जाके पूछिए, छोटे ट्रेडर से पूछिए, फूड की सेफ्टी के नाम पे और फूड के सेफ्टी पे उसको घेरे में लेने के नाम पे आपको ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सब कुछ जायज़ है जब आपके पास कुछ देने के लिए है तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उसमें जब ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स को आप चेक करेंगे तो वो मेरे ख्याल से देखिए क्या है ना, जब आपकी नीयत अच्छी हो तब तो ठीक है ये, लेकिन आपकी कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना हो तो उस सूरत में फिर आप देखिएगा कि फिर ये लाइसेंस राज का एक डेरिवेटिव होगा। और सबसे ज़्यादा शिकायतें भी तो इसी डिपार्टमेंट को लेकर के आई। मतलब आपने अब मैगी का उदाहरण दिया, बच्चों की ड्रिंक बॉर्नविटा से लेकर के कॉम्प्लान से लेकर के सबको आप कहा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को खाली शुगर प्रोडक्ट आप पिला रहे हैं, तो चूक भी तो सबसे ज़्यादा इसी डिपार्टमेंट की तरफ से हो रही है लगातार। तो नहीं, ये चूक तब हो रही है जब ये कह रहे हैं कि हम तो रेगुलर चेक करते हैं, हम उड़नदस्ते की तरह काम करते हैं, हमारा मोबाइल वैन जाता है चेक करने के लिए, एकदम ऑन द स्पॉट चेक करता है, वो सारी चेकिंग चल रही है बिल्कुल एफिशिएंट होके, तो परिणाम देख नहीं रहे हैं आप क्या? उसके बाद से फिर विदेशों से मसालों पे सवाल उठ जाते हैं। हाँ, कभी किसी चीज़ पे सवाल उठ जाते हैं। हाँ, अगर देखिए कितनी बदनामी होती है, अगर पहले से आप अगर पूरा रेगुलेशंस फिट रखें, फिट एंड फाइन, उसको चेक करें पहले आप। देखिए पता है विदेशों में हमारी बदनामी इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा अपना रेगुलेशन का काम है वो हम पूरी तरह से नहीं करते। फार्मा में आपका वही हाल है, मसाले में हमारा वही हाल है, तो मसाले में आपने चेक नहीं किया तभी हमारी दुर्गति हुई है। तो FSSAI मतलब एक लाइसेंसी राज पे दौर पे लौटने के बजाय अगर अपना काम सही तरीके से अगर निभाए तो मुझे लगता है कि शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि गोदामों में जा करके चेक किए जाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर का जिक्र करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगने जा रही है। वहीं की सरकार इसको लेकर के संसद से कानून पास कराने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते संसद के अंदर कानून का प्रस्ताव रखा जाएगा। कानून बनने के बाद ये 16 साल से कम उम्र के उन बच्चों पर भी लागू होगा जो कि पहले से ही सोशल मीडिया पर एक्टिव है। बच्चों की मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फैसला किया है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत व्यापक विषय है। भारत के अंदर भी हम देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया एक लत की तरह फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहीं पर भी जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा दिन लोगों के 4-4 घंटे जो है वो खाली रील देखने में और बाकी चीज़ों में निकल जाते हैं। कैसे देख रहे हैं? पहले तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत मज़ेदार इशू है अभी, बोलिए। बहुत मज़ेदार इशू है। मैं काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई ये सवाल पूछे, कोई तो पूछे और कोई तो आगे बढ़े कि इस पे एक नया नैरेटिव तैयार करे, इस पे नए अपरेटस की ज़रूरत है इसको कंट्रोल करने के लिए, कोई इसके लिए आगे आए। अभी आप देखिएगा तो पिछले 6 महीने में 5-6 देशों के स्टेटमेंट आए हैं। टर्की है, फ्रांस है, डेनमार्क है, नॉर्वे है और मैं कुछ और देशों के नाम आपको गिना सकता हूं, पर मैं आपको नाम में नहीं उलझाना चाहता। ये क्यों जरूरी है? अब सबसे पहले तो हम ऑस्ट्रेलिया पे बात कर लेते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा, ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे बढ़ के आई है ऑस्ट्रेलिया की सरकार कि हम इसको हम लागू करने जा रहे हैं और ये उसके बाद पर्याप्त वक्त दिया जाएगा इसके रिव्यू के लिए और हम इसको लागू करेंगे, आप चाहे जो भी हो जाए, पहले पार्लियामेंट से पास कराएंगे। मैं सबसे पहले कहता हूँ देखिए इसकी ज़रूरत क्या है। मैं आपके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा लेके आया हूँ। आप चलिए एक काम करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया में बच्चों की बात छोड़ देते हैं, पहले अपनी बात कर लेते हैं, बड़ों की बात कर लेते हैं। एक IIM रोहतक ने विपुल एक स्टडी की है जिसके हिसाब से 365 दिन होते हैं एक साल में और उसमें होते हैं 8,760 घंटे एक साल में, और जिसमें हम लोग 2555 इतने घंटे रहते हैं हम लोग मोबाइल पे। 2555 घंटे जी, वो आता है 106 डेज, मतलब 365 दिन में आप 106 दिन आप रहते हैं मोबाइल पे रहते हैं। सोशल मीडिया है या जो भी चलिए, मोबाइल पे आप रहते हैं। मतलब ये वो स्टडी है जिसमें बड़े भी शामिल है, इसमें केवल बच्चे शामिल नहीं हैं। तो आप सोचिए ज़रा कि जिस देश की जनता 106 दिन
65 दिनों में 106 दिन केवल मोबाइल से मतलब रखे, मोबाइल पे रहे, बात करे, देखे। अगर ये करता रहेगा तो इस देश में क्या काम होगा। ये एक इंटरेस्टिंग, मैं IIM रोहतक की स्टडी आपके लिए पकड़ के लेके आया था। अब 1/3 हिस्से में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। देख ही रहे हैं ना प्रोडक्टिविटी क्या है। जब इंसान, देखिए एक पीढ़ी इस देश में टेलीविज़न देख के बर्बाद हुई विपुल, ये तय है। ये पीढ़ी है अभी, खासकर जो अभी वो स्टूडेंट्स जो 7 साल में घुस गए हैं, 7-8 साल में, उसके बाद लगातार उनका एक्सपोजर सोशल मीडिया से है। 8-10 साल के बच्चे इंस्टाग्राम समझते हैं, 8-10 साल के बच्चे फेसबुक समझते हैं, 8-10 साल के बच्चे दूसरे सोशल मीडिया समझते हैं, ट्विटर की बात करते हैं। बताइए क्या लेना देना है ट्विटर से बच्चों का। सही बात। लेकिन वो सब जगह हैं, एक्टिव है। इसलिए है क्योंकि हमारा प्रिवेंशन नहीं है, इसलिए है कि हमारी ट्रेनिंग नहीं है। न कोई स्कूल और कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को ख़ास तौर से ये नहीं कहता कि साहब आपको सोशल मीडिया पे इस तरह से बिहेव करिए। देखिए सोशल मीडिया आपके लिए जो मेडिकली परेशानी पैदा कर रहा है वो तो कर ही रहा है। आपका बिहेवियर कैसे इसे चेंज करता है, आप कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई आपको कैसे यहाँ पे बुली कर सकता है, ये सब सोशल मीडिया पे के डिसएडवांटेज हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई देश अगर इस आगे आया है उस पर, देखिए ये बात आप जान के रखिए, आज लिख के रख लीजिएगा आप, आज न कल हिंदुस्तान में भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जाग रही है। जिस डेनमार्क का नाम लिया मैंने, टर्की, नॉर्वे, यूरोपियन यूनियन इस पर काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इस पर बहुत आगे बढ़ गया है। तो आज न कल हिंदुस्तान में भी ऐसे नौबत आ जाएगी। तो उसमें होगा कि आप इसको हाँ, तो आप जानना चाहेंगे इसमें चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस में ये आएगा कि आप इसको कैसे रोकेंगे, देखेंगे कहीं वो तरीका तो नहीं है कि आप जो बच्चे जो जब अकाउंट बनाएंगे तो कहीं उसमें स्पेसिफिकेशन डालना पड़ेगा, एज ग्रुप डालना पड़ेगा, फोटो डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, अगर इस तरह से आप करना चाहिए, लेकिन इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे। तो जो बात इंपॉर्टेंट इसमें यह है वो ये कि आप इसको कितनी सख्ती से और कितनी काबिलियत से, कितना स्किलफुली इसको लागू करते हैं। लेकिन इसको ये आज न कल हिंदुस्तान में भी आएगा। हिंदुस्तान में आएगा तो क्या हमें बाकी देशों का इंतज़ार करना चाहिए, वहाँ कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, वो लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, या हमें अपनी जनता के बिहेवियर के लिहाज से कुछ इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश क्योंकि ये एज जो होती है ना, ठीक है आपने उदाहरण जो दिया वो तो खैर बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन ये जो एज है ना 14, 15, 16 वाली। अच्छा ये विपुल, ये 40,000, ये कोई 200-400 लोगों का नहीं है सैंपल सर्वे, 40,000 लोग, ये 40,000 यूथ, 40,000 यूथ का सर्वे है ये। 40,000 कोई छोटा मोटा सैंपल नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा सैंपल है। और ये IIM रोहतक ने किया तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे। बिल्कुल। और ये जैसा ग्रुप ऐसा होता है, ये आपके भविष्य बनाने वाला टाइम होता है, आपके करियर के लिए। मैं तो एक कदम और आगे जाता हूँ। आप वो जो भविष्य अपना खराब कर रहा है वो तो कर ही रहा है, और जो ऑलरेडी करियर में है वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो टाइम आप देते हैं वो कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम है, उससे आपका कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। आप ज़रूरत से अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं नमक की तरह टेस्ट बढ़ाने के लिए तो सोशल मीडिया तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया आपका बेसिकली फुल टाइम काम है और बाकी काम आप जो है वो पार्ट टाइम करते हैं। इसको पलटना पड़ेगा, आज न कल हिंदुस्तान में भी करना ही पड़ेगा, या आप हमसे लिखवा के ले लीजिए और कहीं रख लीजिएगा इसको किताब में मोड़ के। बहुत लोग हो सकता है ये कहें कि आप लोग खुद तो सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें डालते हैं Money9 के नाम पे, और हम लोगों को मना कर रहे हैं कि आप लोग देखिए। तो नहीं, सही चीज़ देखिए, लोग आप एक पूरी फौज है, उस पर भी स्टडी, उस पर किसी दिन और ठीक 2-2, 3-3 बजे तक लोग देखते हैं। और क्या कंटेंट बन रहा है सोशल मीडिया पे, उस पर भी कभी बात कर लीजिएगा। हाँ, किस तरह कंटेंट आप देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए देखिए ना, किसने मना किया है। अब मतलब एक से एक मतलब लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनकी बाढ़ आ गई है, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं उनकी बाढ़ आ गई है। मतलब आप इस देश में वो लोग भी कॉमेडी कर रहे हैं जिनको कि मजाक तक नहीं करना आता है, ये वो भी लोग देखे जा रहे हैं। और सब जगह, मतलब रूरल एरियाज में भी, रूरल एरियाज में बहुत स्थिति हिंदुस्तान में ज़्यादा और विकट, इसलिए कि इस स्टडी को मैं ये खासकर आपके लिए लेके आया था कि सब आपको बताऊंगा कि ये देखिए क्या स्थिति गंभीर है। हमारे ऑस्ट्रेलिया तो छोटी जगह है, हम तो बहुत बड़ी कंट्री हैं। और ये बहुत अच्छा आपने नंबर्स लेकर के आए हैं, और वाकई में हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है ये। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने आदेश को बदलते हुए फैसला सुनाया है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI के अधिकारियों को टैक्स से जुड़े मामलों में कारण बताओ नोटिस भेजने तथा टैक्स रिकवरी करने का पूरा अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार को टैक्स रिकवरी में मदद मिल सकती है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के विपरीत फैसला दिया था। इसकी वजह से करीब 22,000 करोड़ रुपए की टैक्स रिकवरी के मामले लटक गए थे। लेकिन नया फैसला आने के बाद इन मामलों पर सरकार आगे बढ़ सकती है। साथ में कई ऐसी दिग्गज मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनको की टैक्स रिकवरी के लिए DRI के नोटिस भेजे हुए हैं। उन कंपनियों पर टैक्स अदाई का दबाव अब बढ़ सकता है। अच्छा कदम है सर। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले को किस तरीके से देखते हैं? बहुत सारी कंपनियों के ऊपर बकाया है, जिसका भी हमने एंकर रेट में जिक्र किया, उनके ऊपर दबाव बिल्कुल। क्या था कि ये जो जब इस केस को रेफर करते हैं हम लोग, तो बेसिकली ये केस शुरू हुआ था कैनन, जो जापानी कंपनी है जो कैमरा बनाती है उससे। बाद में जब वो अदालत में गए तो उसी के आधार पे जिन जिन लोगों से डिमांड किए गए थे वो सब, बाकी जहां हाई कोर्ट वगैरह में केसेस पड़े हुए थे, वो सब बाद में कॉश हो गए जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला ले लिया था कि इनके पास अधिकार नहीं है। तो क्या हुआ कि जब 2022 के बजट में सरकार ने एक अमेंडमेंट किया इससे रिलेटेड रूल में, तो उसके हिसाब से अब जो तो रिव्यू पिटिशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और जब रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का फैसला था वो फैसला अवैध है, ये नया फैसला है। इसके हिसाब से जो DRI के अधिकारी, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के, उनके पास पूरा अधिकार है टैक्स नोटिस भेजने का। देखिए ये डिपार्टमेंट मूलतः क्या करती है, इस डिपार्टमेंट का काम है जो इलिसिट इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर नज़र रखना, फिर उसके बाद देखते हैं जो फ्रॉड है वो उस पर नज़र रखना, जो स्मगलिंग है उस पर नज़र रखना, जो और कमर्शियल फ्रॉड्स हैं उस पर नज़र रखना। तो सरकार में ये मान्यता थी कि अगर हम इसको DRI के जो ऑफिसर्स हैं इनको अगर इससे वंचित कर देते हैं तो ये जैसे क्या होगा कि टूथलेस टाइगर जैसा हो जाएगा। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इनको बोल चुका था कि इनके पास प्रॉपर राइट नहीं है चेक करने का, नोटिस भेजने का, तो उसका रिवाइवल हो गया है कायदे से, समझिए उस पावर का। अब क्या होगा, इसका असर क्या होगा कि क्योंकि सारे नोटिस जो गए थे वो सारे नोटिस कॉश हो गए थे। अब फिर से इसके पास राइट्स है, तो 23,000 करोड़ का नोटिस कोई छोटा मोटा नोटिस नहीं है। तो अब आप इसमें रिकवरी जो नोटिस हैं उसको रिवाइव किया जा सकता है, इससे आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। और निकाल जाएगा ही जाएगा, मतलब हाँ जाएगा ही जाएगा। जिसमें वेदांता का नाम है, जिसमें आपके पास सैमसंग का नाम है, जिसमें कैनन का नाम है, इसमें 2-3 और कंपनियां हैं, काफ़ी सारी बड़ी कंपनियां हैं। बिल्कुल। और फिर जब टैक्स के नोटिस जाएंगे तो पेनल्टी के भी नोटिस जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, लंबा सरसा हो गया। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल बैंक, जी हाँ, फेड रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती कर दी। फेड रिजर्व ने इस बार ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट घटाई हैं। पिछली बैठक में अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। ब्याज दरों की कटौती की घोषणा करते हुए अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल ने बताया कि वे अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बेहतरी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका में चुने गए नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर उन्हें पद से हटाना चाहेंगे तो भी वो पद छोड़ेंगे नहीं। सर, सबसे पहले तो एक बार फिर से अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की गई है, और क्या इससे ये उम्मीद बढ़ी है कि दिसंबर महीने में, यानी अगले महीने ही RBI की क्रेडिट पॉलिसी होनी है, तो क्या उसमें कटौती हो सकती है, या आपको लगता है अभी? नहीं, मुझे तो विपुल, ये दोनों को आप जोड़ के देखना चाहेंगे तो मुझे थोड़ा उससे डिसएग्रीमेंट है। देखिए ये बिल्कुल अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ के जो RBI गवर्नर हैं उन्होंने तय कर दिया, और जिस हिसाब से उन्होंने संकेत दिया उस हिसाब से उन्होंने कहा कि जो अक्टूबर में महंगाई के आंकड़े आएंगे वो सितंबर से थोड़ा और बदतर हो सकते हैं। तो उस सूरत में जो संकेत हो इस बात के कि शायद कोई रिवीजन जैसा कुछ मामला नहीं हो रेट कट में। अब इसमें देखिए कि इनके पास अभी चैलेंजेस क्या हैं। इनके पास अभी ये अमेरिका में संकेत ये हैं कि इन्फ्लेशन शायद इससे अंडर कंट्रोल है, इसकी वजह से रेट कट का अभी एक स्कोप बनता है, रेट कट के लिए स्कोप है, वो उन्होंने किया है। लेकिन उससे ज़्यादा जो अभी चैलेंजेस वहाँ पे हैं, देखिए क्या कहा कल फेड पे वहाँ के बॉस ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि अभी कैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हमें देखना पड़ेगा कि अभी पॉलिसी कैसे रोल आउट होती है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, पॉलिसी का अप्रोच क्या होता है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि अभी क्या होता है, हमारे पास अभी वक्त है। और एक और बात जो डिस्कस कर रहे थे आपकी, उन्होंने बोला कि साहब हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, तो उन्होंने बोला हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
बिल्कुल बात तो उनकी सही है, लेकिन अब आज भी मेरी एक दो एक्सपर्ट से बात हो रही थी, अजय भगत जी से, के साथ हमने एक शो रिकॉर्ड किया। उनका भी कहना यह था कि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि भारत के अंदर रेट कट हो। एक तो इन्फ्लेशन का मुद्दा है ही है, उसके साथ साथ प्राइवेट कंजम्पशन अभी नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं भारत के अंदर जिसकी वजह से अभी रेट कट, और अमेरिका से के अंदर बिल्कुल विपरीत स्थिति है जहाँ पर बेरोजगारी अब एक बड़ी समस्या बनती है। देखिए वहाँ पे जो रेट कट पिछली बार भी हुआ विपुल, तो आप देखिएगा तो उसके 4-5 कारण भी अगर आप ढूंढेंगे ना, तो सबसे मुख्य कारण आपको मिलेगा कि उनको जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोपिल करना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी था। इन्फ्लेशन इतना बड़ा कंसर्न तब भी नहीं था। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ बड़ा कंसर्न, हाँ हमारे यहाँ बड़ा कंसर्न है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बीच सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि वैश्विक व्यापार में भारत को अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रमुख ट्रेड ब्लॉक आरसीईपी और सीपीटीपीपी में शामिल होना चाहिए। उद्योग संगठन एसोचैम के कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ऐसा करने से भारत के एमएसएमई उद्योग को फायदा होगा, जिसका भारत के एक्सपोर्ट में 40% योगदान है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत को China+1 मौके में उतना फ़ायदा नहीं मिला जितना कि फ़ायदा वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की और मैक्सिको को हुआ है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि भारत में ट्रेड टैरिफ दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा है, साथ में निजी सेक्टर की तरफ से उतना पूंजीगत खर्च नहीं हो रहा है जितना सरकार चाहती है। ये 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसका मुझे लगता है हम लोग अपने मनी सेंटर में 2-3 बार तो जिक्र कर ही चुके हैं। जी। चाहे वो प्राइवेट कंजम्पशन को लेकर के हो, चाहे जिस तरीके से स्थितियाँ अर्थव्यवस्था को लेकर के हो रही हो। China+1 भी, और हम लोगों ने वो भी डिस्कस किया कि पिछले 6-7 सालों में भारत ने China+1 पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं उठा, जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की स्टोरी थी और जो उसकी रिपोर्ट थी। तो जो सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट को इन्होंने उसको बैक किया है। मतलब इनकी राय और उसकी राय दोनों एक ही है। डेटा झूठ नहीं बोलता। अब देखिए इन्होंने ये कहा कि साहब हमें आरसेप के जो निगोशिएशन से हम बाहर आए, जैसे हम लोग 2013 से शुरू किया था, फिर उसके बाद 5-6 साल बातचीत चली, फिर 2019 में हम लोग पूरी तरह से उससे वापस आ गए, और उसके बाद फिर 2020 में कोविड आ गया, तो फिर उससे कोई बातचीत ही नहीं हुई। फिर उसके बाद हमारे चाइना से संबंध खराब हो गए। देखिए बेसिकली जो आरसेप है उसमें जो आसियान कंट्रीज़ हैं और उसके बाद +5 जो FTAs वाले हैं, जिसमें चाइना है, जिसमें साउथ कोरिया है वगैरह वगैरह, तो उसके बाद बातचीत ठंडी पड़ गई। अब उसका नतीजा ये देखते हैं कि साहब उनके ट्रेड तो बहुत बढ़े और हमारे नहीं बढ़े। हमारे इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि हम ना बड़े स्टैंड अलोन बेसिस पे हैं, हम अलग थलग पड़ गए, इस वजह से शायद हमें बड़ा उसका डैमेज हुआ है। तो अगर ये ऐसी बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इनकी बात में बहुत दम है। जैसे दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव CPTPP, बड़ा अजीब सा नाम है, मतलब जबान लड़खड़ा भी सकती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, मतलब ट्रांस पैसिफिक ट्रेड में भी शिरकत अगर हम लोग बातचीत जैसे 2018 से जब से ये लागू हुआ है तब से हम लोग अगर उसके अंग बनते तो वो उसका फ़ायदा होता, क्योंकि उससे रिलेटेड जितनी भी कंट्री जैसे मैं मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, वो सब है, उस सब ने उसका फ़ायदा उठाया और उनके जो ट्रेड देखेंगे तो उसमें आपको एक अच्छा वॉल्यूम मिलेगा। तो यही कह रहे हैं कि अगर हम उसमें होते तो हम भी उसका फ़ायदा उठाते। एक और बात इन्होंने कही कि हमारा जो कल परसों हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो टैरिफ रेट है वो बहुत हाई है। हाँ, ये दिमाग से मिस हो गया बात करते उस पे पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उस पे थोड़ा सा अगर करेक्शन हो, मतलब इन्होंने तो ये नहीं कहा पर इशारा उसी तरह था कि अगर करेक्शन हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग दीज ट्रेड ब्लॉक्स विल हेल्प इंडिया बूस्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड एक्सपोर्ट्स बाय MSME। उन्होंने जोर दिया, उन्होंने कहा कि जो MSME इस देश में है वही 40% से ज़्यादा उसका आप देख रहे हैं उसमें ट्रेड में भी उनका योगदान है। तो इसलिए बोला कि जो बड़े बड़े घराने हैं बिजनेस के, वो दे आर नॉट ग्रेट एक्सपोर्टर्स, द ग्रेट एक्सपोर्टर आर MSME यूनिट्स। बिल्कुल। तो इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, इस पे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो सुब्रमण्यम साहब हैं, ये जो आइडिया इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आइडिया इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर को भी दिया जाना चाहिए। वहाँ से अपने नीति आयोग से निकल के उनको वाणिज्य भवन पहुँचना है, 1 किलोमीटर का फासला है, जाके उनको भी समझाएं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनसे मुलाकात होती रहती है। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि जब इतने लोग इतनी सारी बातें बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि डेटा झूठ नहीं बोलता, तो ये सारे डेटा तो सरकार के पास भी होंगे, आखिर में क्यों
चाइना +1 पॉलिसी का फ़ायदा हम नहीं उठा पाए, तो फिर डेटा तो सरकार के पास भी है, आखिर कहाँ चूक हो रही है फिर? ये इसका बढ़िया जवाब तो आपको सरकारी पीयूष गोयल साहब से एक छोटा सा सवाल सर यहाँ रह गया। इस पे बहुत सारी चीज़ों पे तो हमने बातचीत पहले भी की, लेकिन जो एक प्राइवेट कंजम्पशन वाली बात उन्होंने कही ना, निजी निवेश नहीं आ रहा है उस तरीके से। मेरा एक सवाल ये है कि आज अजय बग्गा जी से, जैसे मैंने आपने जिक्र किया, उनसे भी ये सवाल पूछा कि आखिर में ये तमाम जो कंपनियां रहीं बड़ी, हमने देखा जब बाजार में तेज़ी थी, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच करके, क्योंकि हाई वैल्यूएशन मिल रही थी, तो उन्होंने शेयर बेच करके मोटा मुनाफा कमाया अपना हिस्सा बेच करके। लेकिन वो पैसा उन्होंने प्रॉफिटेरिंग की, वो विस्तार में क्यों नहीं खर्च कर रही, एक्सपेंशन में नहीं खर्च कर रही? क्या उनको ये डर है कि भारत के अंदर वैसी डिमांड नहीं है, या क्या वजह आपको लगती है कि प्राइवेट कंजम्पशन लगातार पिछले 5-7 सालों से घट रहा है? सिर्फ सरकारी खर्चे पर तो देश तरक्की नहीं कर सकता। देखिए, मुझे बीच में नहीं, देखिए इसमें जो प्राइवेट कंजम्पशन की जब आप बात कर रहे हैं ना, तो देखिए ये सरकार आई, स्टेट सरकार ने 5 साल काम किया, उसमें कुछ टाइम तो ये बात मैं अभी थोड़ा और डिटेल के साथ बोल सकता था, लेकिन क्योंकि अब ये सवाल आपने अपफ्रंट पूछा है तो मैं उसी हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। तो उसमें जब प्राइवेट कंजम्पशन तब भी कम ही था, तब भी सरकार पैसे झोंक रही थी, और तब थोड़े टाइम बाद, बाय द टाइम सरकार के 5 साल पूरे होते, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ सकता था। लेकिन उसके बाद कोविड आया, कोविड ने बड़ा डैमेज किया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी अगर देखिए ये अगर ये जो स्लो है हमारा, जो इकोनॉमी थोड़ी स्लो चल रही है, बहुत मामूली, अगर ये बहुत इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस नहीं हुए तो प्राइवेट कंजम्पशन इस देश में बढ़ सकता है। अभी आप देखिएगा बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ इससे, पीएलआई वगैरह में जो पैसे लगे उसकी वजह से भी देखिएगा। अभी मेडिकल डिवाइसेज में पैसे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फार्मा में पीएलआई में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आप जब ये सब निवेश देखेंगे ना, देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब होगा जब कॉन्फिडेंस, जब ट्रस्ट होगा, सिस्टम में ट्रस्ट होगा, इकोनॉमी में ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेहतर होगा, तो पैसे लगेंगे। ठीक। और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये स्थिति, प्राइवेट कंजम्पशन जितना खराब अभी है, इससे ज़्यादा खराब इस देश में अभी, मतलब कोई नियर टर्म में मैं नहीं देखता हूं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट कैपेक्स बढ़े, और ताकि जो है और ज़्यादा अर्थव्यवस्था में तेजी आए, क्योंकि अभी तक 2-4 बड़ी पीएसयू कंपनियों को छोड़ के बहुत बड़ी अभी तक इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं जो हैं वो नहीं हुई है। हाँ, जैसा कि आपने जिक्र किया, पीएलआई वगैरह के निश्चित रूप से बहुत सारी कंपनियां निवेश कर रही हैं, लेकिन बाकी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा। हाँ, बेहतर होगा। चलिए, आपका उम्मीद पे हम सभी कायम है सर, देखते हैं। लेकिन इस बीच कर्ज के बोझ की वजह से करीब 5 साल पहले बंद हो गई एयरलाइन जेट एयरवेज की फिर उड़ान भरने की उम्मीद अब नहीं बची है। जालान कॉलरॉक कंसोर्शियम की तरफ से एयरलाइन के रेजोल्यूशन प्लान को लागू करने में असफलता के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन के लिक्विडेशन का फैसला सुनाया है। कर्ज के बोझ की वजह से एयरलाइन ने अप्रैल 2019 में उड़ान भरना बंद कर दिया था। एविएशन सर, आप बहुत लंबे समय से लगातार आप ट्रैक कर रहे हैं, वजह क्या रही कि आखिर में क्यों नहीं उड़ पाया जेट एयरवेज? हाँ, ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है, ये बात सही है। तो देखिए क्या है कि इसमें बहुत मौका दिया गया, जिसे 2021 से ही आप देखिएगा कि जब से जालान साहब को जालान साहब ने 200 करोड़ रुपए जमा कराए। देखिए कुल मिलाकर उनको 1320 करोड़ रुपए जमा कराने थे इसके लिए। तो उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी। देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जालान साहब हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं। जालान साहब का एक बिजनेस पार्टनर है जो पहले से ही, जिससे उनको लगता था कि यहाँ से पैसे हम जिस सेंटिमेंट के हिसाब से जिससे पैसे उगा के ला सकते थे, वो बात बनी नहीं। उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टर से बात की इसके लिए, और फाइनली उनके पास अपने वेयर विथॉल वो नहीं थे। जैसे जोश में एक होता है ना, कई बार कि बिजनेस में भी खरीद जोश में होता है। तो उनको लगा उस समय, जो एहसास हुआ कि जेट एयरवेज अभी तुरंत डूबी है, एकदम से सेंटिमेंट पैदा है, सब नेविगेशन राइट्स इसके पास हैं, पार्किंग राइट्स इसके पास है, तब तो जहाज़ भी इनके पास थी, तो इसको रिवाइव करना आसान हो जाएगा। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, उसमें इनको इन्वेस्टर्स मिलने मुश्किल हो गए। जो इन्वेस्टर जो मिला, उन्होंने वादा किया इन्वेस्टमेंट का, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर वो बातचीत से बाहर हो गए। इनके साथ एक और लोग, जो लोग इनके साथ काम कर रहे थे, आपको याद होगा, जिनसे बात हो रही थी, वो गुप्ता ब्रदर्स अफ्रीका में जिनका बिजनेस था, तो जिनसे बात हो रही थी जिन लोगों से, उसमें गुप्ता ब्रदर्स भी थे। कुछ और अमेरिकी इन्वेस्टर से बात चल रही थी। पर फाइनली देखिए, जालान साहब की इमेज ऐसी नहीं थी मार्केट में कि उनके नाम पे बड़ा ज़्यादा पैसा है।
मतलब ये थोड़ा बड़ा ऑफ द कफ रिमार्क्स दे रहा हूँ मैं अब, लेकिन सच यही है। मतलब एक रिपोर्टर के तौर पे आप जब ढूंढेंगे तो यही मिलेगा आपको। तो मार्केट में क्या होता है, जब आप पैसा उगाते हैं तो आपका इमेज, आपका ऑरा, आपको लोग कितने लोग जानते हैं, आपकी हैसियत क्या है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसमें जालान साहब फेल हुए, और उसमें जालान साहब फेल तो एक एक चरण में जब पैसे लगाने थे उनको, इसमें 3-4 चरणों में पैसे लगाने थे 1320 करोड़ पे पहुंचने के लिए। उसमें पहले चरण के बाद ही वो लैप्स कर गए, फॉल्टर कर गए। तो इसलिए बात बनी, तो बड़ा दुख होता है जान के, ये बात जान के दुख हुआ कि एक एयरलाइंस जो इस देश में प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए ध्वजवाहक है, एयरलाइंस के प्राइवेटाइजेशन का ध्वजवाहक है, और सबसे बड़ी एयरलाइंस अपने ज़माने में, और वो एयरलाइंस इस देश में इतिहास बन गई। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं, जरा चीन की बात कर लेते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती नजर आ रही है। अक्टूबर के दौरान चीन की एक्सपोर्ट ग्रोथ 2 साल में सबसे ज़्यादा दर्ज की गई। अक्टूबर में चीन से एक्सपोर्ट 12.7% बढ़ करके 309 अरब डॉलर का रहा। एक्सपोर्ट में आई ये ग्रोथ अनुमान से ज़्यादा तो है ही, साथ में जुलाई 2022 के बाद से सबसे बड़ी मासिक ग्रोथ है। एक्सपोर्ट ग्रोथ के साथ लगातार तीसरे महीने चीन का विदेश व्यापार उसके लिए सरप्लस में रहा है। चीन से एक्सपोर्ट में ये ग्रोथ ऐसे समय पर देखने को मिल रही है जब पश्चिम के देश चीन से इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने में लगे हुए हैं। सर बिल्कुल सही बात है कि हम एक के बाद एक तमाम देशों की तरफ से टिप्पणियां सुन रहे हैं चीन के खिलाफ, उसके बावजूद चीन एक्सपोर्ट में इतनी ग्रोथ कैसे हासिल कर रहा है, और हमारे लिए अभी भी चैलेंजेस एक्सपोर्ट बना हुआ है। और ये भी मतलब अभी पिछले 3-4 हफ्ते में देखिएगा तो सबसे ब्राइट स्पॉट वाली खबर यही आई है। और देखिए अगर एक्सपोर्ट बढ़ा है तो 2 बातें तो क्लियर है कि मैन्युफैक्चरिंग ठीक ठाक चल रहा है। आप एक्सपोर्ट जो है वो ब्राइट स्पॉट है फॉर दी इकोनॉमी, एटलीस्ट इस साल के लिए। अब देखिएगा कि ये जब ऐसा है तो इसका मतलब होगा कि जो डोमेस्टिक वीकनेस अभी तक चल रहा है वो थोड़ा सा वो ऑफसेट होगा, और ये जो एनुअल टारगेट है इनका जीडीपी का, उसको हासिल करने में भी मदद होगी। एक्सपोर्ट जो है ये सितंबर में ख़राब था, अक्टूबर में बेहतर हुआ। हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं कि ये अभी पूरा फुल ईयर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर ये एस्केलेट यहाँ से अगर ऊपर गया है तो मेरे ख्याल से हाँ वो एक अच्छी खबर है। नहीं तो बहुत टाइम से बेचारे इनके पास बड़ी बुरी खबरें आ रही थी, तो उसमें से एक ये अच्छी खबर है। तो जब अच्छी खबर है तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग कुछ अच्छा कर रहा है, तो जो इसके अब और देखिएगा जो और बाकी जो इंडिकेशंस हैं वो देखिए कैसे पॉजिटिव है उनके यहाँ। अब देखिएगा उनके यहाँ हाउसिंग लेंस ये अभी स्टिमुलस दिया है। आप चाइनीज़ अखबार पढ़िए और वेस्टर्न अखबार भी पढ़िए, हिंदुस्तानी अखबारों में शायद ये चीज़ें कम मिलेंगी आपको। हमारा फोकस चाइना पे होता नहीं है। हाउसिंग सेल्स जो उनका थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, और काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद जो उनका PMI जो है वो बेहतर हुआ है। जो स्टॉक प्राइसेस जो हैं उसमें से काफ़ी जगह इम्प्रूवमेंट है। तो ये सब जो है ये ग्रीन शूट वाले एरियाज़ हैं। तो ग्रीन शूट वाले एरियाज़ हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो छोड़ दीजिए, वो तो स्टैंड अलोन खबर है। उससे जो एक्सपोर्ट बढ़ा है तो बाकी और चीज़ों पे भी थोड़ी बेहतरी हुई होगी। बिल्कुल तभी तो एक्सपोर्ट। हाँ, तो उनके लिए तो अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन यह है कि ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि अभी ट्रंप जब आता है तो ट्रंप के आने के बाद ये जब अपने फैसले करेंगे, उसके बाद जो जैसे जेरोम पॉवेल ने जो बात कही, मैं उसी को दोहराना चाहूँगा कि जब पॉलिसी जब रोल आउट होगी, पॉलिसी जब अप्रोच करेगा, तब उसके बाद पता चलेगा, तब क्लियर होगा कि इसका आउटकम क्या होगा। अब 21 नवंबर को मेरे ख्याल से क्लैरिटी होगी, उसके बाद से 2-3 महीने बाद मान लीजिए, तो यानी मेरे ख्याल फरवरी मार्च के बाद से शायद स्पष्टता आ जाएगी। इस बीच बांग्लादेश की सरकार ने अदानी पावर को 1450 करोड़ रुपए का नया लेटर ऑफ क्रेडिट मंजूर कर दिया है। अदानी पावर ने धमकी दी थी कि अगर उसकी तरफ से सप्लाई हुई तो बिजली की पेमेंट अगर नहीं मिली तो सप्लाई रोक दी जाएगी पूरी तरीके से। पहले ही अदानी पावर की तरफ से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई आधी कर दी गई थी, और धमकी के बाद ही बांग्लादेश ने अदानी पावर के लिए नया लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिया है। अदानी पावर को बांग्लादेश से करीब 7000 करोड़ रुपए का भुगतान होना है। इसका जिक्र हम लोग पहले ही कर रहे थे कि और कोई विकल्प ज़्यादा बचा नहीं है बांग्लादेश के पास भी, और संकट में आ जाएंगे अगर इसको सही तरीके से इसका रेजोल्यूशन नहीं निकला तो। वही होता हुआ दिखाई दिया। हाँ विपुल, एक जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ जो पीछे के सवाल पे
कि वो चाइना में अभी क्या हुआ कि आज उन्होंने पैकेज अनाउंस किया है 1.3 ट्रिलियन डॉलर का, 1.3 ट्रिलियन युआन का। वो अब वो है कि उसके आज का तो ये हो गया, उसके बाद जो एडिशनल मेजर्स लिए जाएंगे वो ये देख के लिए जाएंगे कि कैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बिहेव करती है। अब आते हैं आपके बांग्लादेश वाले सवाल पे। देखिए 5-6 दिन से निगोशिएशन चला बांग्लादेश की सरकार और अडानी के जो अधिकारी हैं उनके बीच। पहले क्या था कि पहले जब इन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट के पैसे दिए थे तो वो इन्होंने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कह रहे थे कि पावर परचेज एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं है। इस बार जो 1450 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से, अडानी का कहना है कि इसको हमने पावर परचेज एग्रीमेंट के हिसाब से तैयार करवाया है। तो अभी फ़िलहाल ये बात बन गई है, लेकिन बांग्लादेश को अभी पावर कट से अभी छुटकारा नहीं मिलने वाला। सारा बकाया बांग्लादेश का देखेंगे अभी प्राइवेट और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, फर्ज करें जैसे अडानी का, ये सबको मिला दीजिएगा तो करीब 32-33 हज़ार करोड़ का उनका बनता है। और अडानी को भी देने के लिए इनको 1450 में ऐसा नहीं कि अभी आपने दे दिया तो 1 साल तक चलता रहेगा, ऐसे नहीं है। आपको हर महीने जो है एक उसका खर्चा है, उतना देना पड़ेगा आपको। तो उस लिहाज से अभी फ़िलहाल तो बात बन गई। मैं उस दिन आपको कह रहा था, आप याद करिए, जब मैं ये कह रहा था कोई ब्रेकडाउन जैसी हालत नहीं होगी, ब्रेकडाउन नहीं होगा, लेकिन अभी निगोशिएशन पे तय हुआ कि ठीक है इतना पेमेंट दीजिए और इसके हिसाब से पावर परचेज एग्रीमेंट के हिसाब से लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया जाएगा। अभी वो एक्सेप्टेबल है। अभी देखते हैं, फिर उसके बाद अभी पावर रेस्टोर हो जाएगा। मेरे ख्याल से कल दे दिया है तो रेस्टोर या तो हो गया होगा या हो जाएगा। मतलब वो ये इशू जो ये रिजॉल्व हो गया फिलहाल। ठीक, चलिए ये रिजॉल्व हो गया। इसी के साथ साथ हमारा अब शो भी समाप्त होने के कगार पे है, तो इसको भी अब समाप्त करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो अब इस कार्यक्रम को तो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, अच्छे से अपना वीकेंड बनाइए और वीकेंड पर भी जब समय मिले तो मनी 9 के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कई सारे खास कार्यक्रम हम वीकेंड के लिए भी लेकर के आ रहे हैं। संदीप ग्रोवर कंपनी नामा लेकर के आएंगे और इस बार हम रविवार को अजय बग्गा जी के साथ हमने जो है विशेष बातचीत की है। अगले हफ्ते, अगले महीने और अगले 4-5-6 महीनों तक बाज़ार की दिशा कैसी रह सकती है, क्या बाज़ार में ये गिरावट जारी रहेगी, विदेशी निवेशक आखिर बाज़ार में कब लौटेंगे, इस पर अगर आपको चर्चा सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है, तो अवश्य सुनिएगा। अपनी कमेंट बॉक्स में टिप्पणियाँ भी दीजिएगा। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।